नमस्कार सभी को। आप सबका मैं अपने YouTube चैनल इजी कंसेप्ट क्लासेस पर स्वागत करता हूं। आप हमारे YouTube चैनल पर कॉमर्स विषय से संबंधित 11th और 12th की बिजनेस स्टडीज और अकाउंटेंसी से रिलेटेड वीडियो समय समय पर पाते हैं। साथ ही साथ एस्टेट, सीटेट और नेट इत्यादि की जो है वो वीडियो भी आप लोगों को हम प्रोवाइड करते रहते हैं। इसी प्रकार किसी भी प्रकार की हमें क्वेरीज मिलती है टीचर्स टूल से रिलेटेड या इंटरनेट की किसी भी टूल से रिलेटेड कोई क्वेरी हमें मिलती है तो हम भी उसका वीडियो जो है वो टाइम टू टाइम जो है वो आप लोगों के बीच में पहुंचाते रहते हैं। आज मैं आप लोगों के बीच में 11th क्लास का बिजनेस स्टडी का पहला चैप्टर लेकर प्रस्तुत हुआ। अब हमारी प्रेजेंटेशन में समझ पाएंगे कि व्यवसाय क्या है और व्यवसाय में कौन कौन सी गतिविधियां, कौन कौन सी क्रियाएं जो है वो हम शामिल करते हैं। 11th क्लास में जब हम स्ट्रीम चेंज करते हैं तो कॉमर्स स्ट्रीम में आए बच्चों के लिए ये वीडियो काफी फायदेमंद रहेगा, क्योंकि आगे इसी सब्जेक्ट के अंदर, बिजनेस स्टडी के अंदर, उनको आगे आने वाली कॉमर्स विषय से संबंधित जो है वो काफी सारी टर्म जो है वो समझने में सहायता मिलेगी। आप इसके अंदर कवर कर पाएंगे काफी सारी ऐसी चीजें जो आने वाले हमारे टॉपिक्स में जो है वो कवर होंगे। तो आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूं। मैं कुलदीप बीरवाल, पीजीटी कॉमर्स, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कलायत, डिस्ट्रिक्ट कैथल, स्टेट हरियाणा। मेरी क्वालिफिकेशन है एमकॉम एमएड और मैंने यूजीसी नेट क्लियर किया है कॉमर्स विषय में और साथ ही साथ शिक्षा यानी एजुकेशन विषय में। तो चलिए अपनी प्रेजेंटेशन की तरफ चलते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। उम्मीद करता हूं आप पूरी वीडियो देखेंगे और पूरी वीडियो को आसानी से समझ पाएंगे। ना समझ पाना आने पर आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं, चलिए प्रेजेंटेशन की तरफ चलते हैं। आप सबका स्वागत है इजी कंसेप्ट क्लासेस पे। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा जो चैप्टर हमने शुरू करना है 11th का बिजनेस स्टडी का, जिसका टाइटल है व्यवसाय एक परिचय, बिजनेस एंड इंट्रोडक्शन। ये जो टॉपिक आज हम उठा रहे हैं, ये जो फर्स्ट चैप्टर हम उठा रहे हैं, इससे आगे आने वाला जो बिजनेस स्टडी का जो हमारा सिलेबस रहेगा 11th क्लास का, वो समझने में थोड़ा सा आसान रहेगा। बिल्कुल नई टर्म है, बिजनेस क्या होता है, इससे रिलेटेड कुछ जुड़ी हुई टर्म होती हैं जिनको अक्सर नॉन कॉमर्स वाला जो है वो नहीं समझ पाता है। तो आज हम उन सारी चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा सा लंबा हो सकता है वीडियो आज का। सबसे हमारी जो शुरुआत होती है चैप्टर की वो होती है आर्थिक क्रियाओं से, इकोनॉमिक एक्टिविटी। आज हमारा सारा ही जो है लगभग इसी के ऊपर बेस्ड रहेगा। पूरा का पूरा हमारा जो चैप्टर है इकोनॉमिक एक्टिविटी, आर्थिक क्रियाएं जिसको बोलते हैं हम। 3 चीज़ों से मिलकर ये बनता है। सबसे पहला बिजनेस यानी कि व्यवसाय, इकोनॉमिक एक्टिविटी आर्थिक, जहाँ से कुछ ना कुछ हम इनकम जनरेट कर रहे होते हैं, हम उनको इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बोलते हैं। फिर दूसरा इसमें आ जाता है जिसका आज हम स्टडी करेंगे, प्रोफेशन यानी कि पेशा। और तीसरा इसके अंदर आ जाता है हमारा एम्प्लॉयमेंट यानी कि रोजगार, जो जॉब वगैरह हम करते हैं और उससे रिलेटेड। तो ये 3 चीज़ें जो हैं वो मिलकर इकोनॉमिक एक्टिविटी का एक रूप ले लेती हैं, आर्थिक क्रियाओं का एक रूप ले लेती हैं। इसके अंदर जो है वो हम आगे डिटेल में हम पढ़ते चलेंगे। सबसे पहले कंसेप्ट ऑफ बिजनेस के अंदर हम चलते हैं। प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी क्रिया के अंदर व्यस्त रहता है। हमने 3 क्रियाओं का हमने जिक्र कर लिया, उसी से रिलेटेड पूरा चैप्टर चलेगा। कुछ व्यक्ति वस्तुओं का उत्पादन करने में व्यस्त होते हैं, मतलब कुछ ना कुछ प्रोडक्ट वो बना रहे होते हैं। जैसे कि जूते का व्यापारी जूता बना रहा होता है, और मोटरसाइकिल का व्यापारी मोटरसाइकिल बना रहा होता है, कार का व्यापारी कार बना रहा होता है, मोबाइल का व्यापारी जो है वो मोबाइल बना रहा होता है। तो वो कुछ व्यक्ति जो है वो अलग अलग चीज़ों का प्रोडक्शन कर रहे हैं। सम पीपल्स आर बिजी इन प्रोड्यूसिंग समथिंग। फिर कुछ व्यक्ति वस्तुओं का क्रय विक्रय करने में व्यस्त होते हैं, बाइंग और सेलिंग में होते हैं। जैसे कि दुकानदार, जैसे हम मोबाइल लेकर आते हैं, वो बना नहीं रहा, लेकिन वो किसी एक चीज़ का जो है वो बाइंग और सेलिंग का किसी न किसी से उसने बाय किया है, खरीदा है, और हम कस्टमर बन के उसके पास में गए हैं तो हमने उसको खरीदा है। तो वो व्यक्ति दुकानदार क्रय विक्रय में व्यस्त है। कुछ व्यक्ति वकालत के काम में व्यस्त होते हैं, वकालत यानी कि वकील। कुछ व्यक्ति रोगियों का इलाज करने में व्यस्त होते हैं। कौन रोगियों का इलाज करता है? डॉक्टर्स। कुछ व्यक्ति कारखानों में जो है वो कार्य कर रहे होते हैं, नौकरी कर रहे होते हैं। जो फैक्ट्रीज वगैरह होती हैं, इंडस्ट्री होती हैं, जो है उनमें कार्य कर रहे होते हैं, जहाँ पे प्रोडक्शन होता है। कुछ व्यक्ति सरकारी कार्यालयों में नौकरी कर रहे होते हैं, जैसे कि यूनिवर्सिटी हो गया, जैसे कि स्कूल्स हो गया, जैसे कि बोर्ड का कार्यालय हो गया, जैसे कि बैंक हो गए। कुछ व्यक्ति
पढ़ा रहे होते हैं हमारी तरह, ठीक है। कुछ व्यक्ति धर्म का प्रचार करने में व्यस्त होते हैं, मतलब कुछ ना कुछ कार्य कर रहे हैं, कुछ ना कुछ एक्टिविटीज कर रहे हैं। कुछ व्यक्ति समाज सेवा में व्यस्त होते हैं, यानी कि कोई ना कोई एक्टिविटी जो है वो कर रहे होते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें मिलकर जो है वो बिजनेस की अवधारणा के अंदर आ जाती हैं, ये सारी की सारी चीजें। तो इसी चीज पे हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और समझने का प्रयास करेंगे। हमारे पास में सबसे पहले प्रश्न उठता है मानवीय क्रियाएं, तो हमें इसका जान लेना है, क्योंकि इसी के ऊपर सारी की सारी चीजें होंगी। जितना अभी तक मैंने जितनी भी श्रेणी बोली, कोई जॉब कर रहा है, कोई वकालत कर रहा है, कोई डॉक्टर कर रहा है, ये सारी की सारी मानवीय क्रियाएं। इन सभी क्रियाओं को हम मानवीय क्रियाओं के नाम से जानते हैं। यदि ध्यान से देखा जाए तो सभी क्रियाएं मुख्यतः दो भागों में हम विभक्त कर सकते हैं, दो भागों में हम इनको बांट सकते हैं, और आगे इन्हीं दो भागों के ऊपर हम सारा का सारा अपना चैप्टर लेके चलेंगे। कुछ क्रियाएं ऐसी होंगी जो धन उपार्जन के लिए की जाती हैं, तथा कुछ ऐसी क्रियाएं होंगी जो धन उपार्जन के लिए यानी कि इनकम के लिए नहीं, सिर्फ मानसिक संतुष्टि के लिए की जाती होंगी। पहली प्रकार की जो क्रियाएं हैं जो धन उपार्जन के लिए की जाती हैं, हम उनको इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहते हैं, आर्थिक क्रियाएं कहती हैं। और जो दूसरी होती हैं जो मानसिक संतुष्टि के लिए की जाती है, इनकम सोर्सेज के लिए नहीं की जाती, हम उनको अनार्थिक क्रियाएं यानी कि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज के नाम से हम जानते हैं। एक चित्र के द्वारा हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए इस डायग्राम से समझ में आएगा। दो प्रकार की एक्टिविटीज की हम बात कर रहे हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। आर्थिक क्रियाएं वो जो किसी न किसी इनकम सोर्स को पैसा कमाने के लिए जो है वो धन उपार्जन के लिए की जाती हैं, वो सारी आर्थिक क्रियाएं होती हैं। और जो धन उपार्जन के लिए नहीं की जाती हैं, मानसिक संतुष्टि के लिए की जाती हैं, हम उनको नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज के नाम से जानते हैं। आर्थिक क्रियाओं में देखिए आ जाता है हमारा व्यवसाय, पेशा, रोजगार। इसका डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। और अनार्थिक क्रियाओं में नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में आ जाता है धर्म प्रचार, देश की सेवा इत्यादि, मतलब जिसका उद्देश्य धन कमाना नहीं होकर जो है वो समाज सेवा हो सकता है, मानसिक संतुष्टि हो सकता है, जिसमें हम धन के लिए किसी लालच में हम जाकर किसी भी कार्य को नहीं करते हैं। तो इनको हम आगे इन अभी डिटेल में हम पढ़ेंगे। जैसे व्यवसाय का उदाहरण दे दिया इसने, क्रय विक्रय जो है व्यवसाय की श्रेणी में आ जाता है, उद्योग धंधे व्यवसाय की श्रेणी में आ जाते हैं, इंडस्ट्रीज वगैरह, बीमा वगैरह जो है वो हमारा व्यवसाय में आता है, ट्रांसपोर्टेशन हमारा व्यवसाय में आ जाता है। फिर संग्रहण यानी कि वेयर हाउसेज जो बनाए जाते हैं, सीजनल होते हैं, ये सारे के सारे माल को बहुत सारा इकट्ठा कर लेते हैं, फिर धीरे धीरे उसको बेचते हैं, संग्रहण बोलते हैं उसको। विज्ञापन, एडवर्टीजमेंट आदि ये सारे व्यवसाय का हिस्सा होता है। फिर पेशा जो प्रोफेशन है, उसमें वकालत, चिकित्सा, चार्टर्ड अकाउंटेंट इत्यादि आ जाते हैं। इनका हम डिटेल में आगे वीडियो में हम पढ़ेंगे। फिर रोजगार में आ जाते हैं, जैसे कि मैनेजर हो गया, सुपरवाइजर हो गया, वर्कर हो गया, या एम्प्लॉइज हो गए, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जो होते हैं, जो सारे के सारे वो रोजगार करते हैं, आगे डिटेल में है। और नॉन एक्टिविटीज में धर्म प्रचार और देश की सेवा इत्यादि आ गया। चलिए डिटेल में पढ़ते हैं इन सभी चीजों को। सबसे पहले आर्थिक क्रियाएं, जो हमने अभी मानवीय क्रियाएं जो हमने पढ़ी कि हमने उसको दो हिस्सों में बांटा, एक जो धनोपार्जन के लिए की जाती हैं और एक जो है वो धन उपार्जन के लिए नहीं की जाती हैं। तो मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए जो भी कार्य करता है हम उसको मानवीय क्रियाओं के नाम से जानते हैं। अभी हमने पढ़ा मानवीय आवश्यकताएं धन से संबंधित भी हो सकती हैं और मानसिक शांति से संबंधित भी हो सकती हैं, आर्थिक भी हो सकती हैं और अनार्थिक भी हो सकती हैं। तो सबसे पहले हम आर्थिक क्रियाओं के पढ़ते हैं, फिर अनार्थिक पे पढ़ेंगे। आर्थिक क्रियाएं वे क्रियाएं होती हैं जिनका उद्देश्य धन कमाना होता है, आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे कि वस्तुओं का क्रय विक्रय करना, वकालत का कार्य करना, किसी कारखाने में नौकरी करना, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, मेडिकल से रिलेटेड डॉक्टर इत्यादि होते हैं, इंश्योरेंस वगैरह हो गए, ट्रांसपोर्ट के साधन चलाना, संग्रहण हो गया, विज्ञापन हो गया, श्रमिक हो गया, जॉब करना हो गया, ये सारी की सारी हमारी आर्थिक क्रिया की श्रेणी में आती है। कौन कौन सी? मुख्य रूप से हमने 3 हिस्सों में इसको डिवाइड किया। सबसे पहले हमने व्यवसाय। व्यवसाय का अर्थ उस आर्थिक क्रिया से है जो निरंतर आधार पर वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन एवं विक्रय द्वारा लाभ अर्जित करने के लिए की जाती है। लगातार चलेंगी, एकदम से नहीं। बिल्कुल मेरे पास में जो है वो पुराना स्कूटर था, मैंने उसको बेच दिया, तो वो व्यावसायिक श्रेणी के अंदर नहीं आएगी, क्योंकि वो लगातार नहीं हो रही है। लगातार वो होगी जैसे मैं दुकान खोल लूं और वहां पर मैं जो है वो मान लो मैं मोबाइल की शॉप खोल लूं या रेडीमेड गारमेंट्स की शॉप खोल लूं, तो उस पर लगातार जो बाइंग सेलिंग होगी, जो क्रय विक्रय होगा, वो व्यवसाय की श्रेणी में आएगा, ना कि कभी कभी की जाने वाली खरीद फरोख्त को हम व्यवसाय की श्रेणी में लेते हैं। जैसे कपड़े की दुकान होगी, ट्रांसपोर्ट कंपनियां इत्यादि होगी। कपड़े की दुकान पर वस्तुओं का क्रय विक्रय होता रहता है, आप सभी जानते हैं, हम कपड़े वगैरह खरीदने जाते हैं। ट्रांसपोर्ट पर जो है वो सेवाओं का होता रहता है, सामान को इधर से उधर लेके जाना। जैसे सेब जो है वो हिमाचल से आते हैं हरियाणा के अंदर,
तो वो आने ले जाने का जो काम हो गया वो ट्रांसपोर्ट का हो गया। तो ट्रांसपोर्ट की कंपनी कोई माल तो भेज नहीं रही है, लेकिन माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का काम तो कर रही है ना, तो वो उसके बदले में क्या लेती है, रेंट ले लेती है, किराया ले लेती है, आने जाने का जो है खर्चा ले लेती है। तो ये सारी की सारी हमारी क्रियाएं जो व्यवसाय में आती हैं। आगे डिटेल में और थोड़ा सा और पढ़ेंगे हम इसको, अभी सिर्फ जान ले आर्थिक क्रिया में कौन कौन सी चीजें आ रही हैं। फिर आता है पेशा, प्रोफेशन। पेशे का अर्थ उस आर्थिक क्रिया से है जो एक विशेष ज्ञान एवं कौशल प्राप्त व्यक्ति के द्वारा समाज के विभिन्न वर्गों की निष्पक्ष सेवा करने के लिए की जाती है। जैसे कि वकालत, वकालत के लिए विशेष ज्ञान की आवश्यकता क्या होती है, लॉ की डिग्री करनी पड़ती है उसको। या फिर चिकित्सा क्या होती है, डॉक्टर को जो है वो MBBS MD की डिग्री जो है वो लेनी पड़ती है, विशिष्टता लेनी पड़ती है, विशेष फील्ड के अंदर ज्ञान लेना पड़ता है। तो ऐसी चीजें पेशे के अंदर आती हैं। फिर तीसरा, हम आर्थिक क्रियाओं को 3 हिस्सों में बांट रहे हैं यहाँ पे। रोजगार, रोजगार का अभिप्राय काम करने से है। कैसा काम, एक विशेष समझौते के अंतर्गत पारिश्रमिक के बदले में दूसरों का काम करने से है। जैसे हम टीचिंग करते हैं तो हम क्या कर रहे हैं कि हम टीचिंग करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, बदले में हम सैलरी लेते हैं, पारिश्रमिक लेते हैं। हम काम किसके लिए कर रहे हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए हम काम कर रहे हैं। या बैंक का एक उदाहरण लें, बैंक के अंदर कर्मचारी जाता है, वो बैंक के लिए काम करता है और बदले में अपनी सेवाएं देने के लिए वो जो सैलरी प्राप्त करता है, पारिश्रमिक प्राप्त करता है। तो ये चीजें हमारी रोजगार कहलाती हैं। तो हमारी 3 आर्थिक क्रियाएं जो है वो आएंगी। हम आगे इसको डिटेल में पढ़ेंगे, थोड़ा सा लंबा वीडियो होगा, ध्यान से सुनिएगा लास्ट तक। फिर हमने दूसरे हिस्से में बांटा मानवीय क्रियाएं को, अनार्थिक क्रियाएं, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। वे क्रियाएं जिनका उद्देश्य धन कमाना नहीं होता, अनार्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। अब गिन सकते हैं, समाज सेवा करते हैं, NGOs वगैरह होते हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जिनको हम बोलते हैं, आगे हम पढ़ेंगे कॉमर्स विषय के अंदर ही। इनका कार्य जो है वो धन कमाना नहीं है। धार्मिक प्रचार करना हो गया, देश की सेवा करना हो गया। जैसे अभी कोरोना काल चल रहा है, बहुत सारे लोगों ने जो है वो लोगों को जो है वो बिना निस्वार्थ भाव से खाना खिलाया, उनके रहने की व्यवस्थाएं की, उनको अपने घर पहुंचाने की व्यवस्थाएं की। तो ये सारी की सारी जो है वो आर्थिक क्रियाएं नहीं होती, ये सभी की सभी अनार्थिक क्रियाएं हमारी कहलाती हैं। चलिए, तो अनार्थिक क्रिया क्या हो गई हमारी, जिसका उद्देश्य मनोवैज्ञानिक संतुष्टि प्राप्त करना होता है, मन की संतुष्टि। और आर्थिक क्रिया हमारी क्या हो गई, जिसका उद्देश्य धन अर्जित करना होता है। तो आर्थिक और अनार्थिक दोनों क्रियाएं, कोई ज्यादा कंफ्यूज होने की इसमें चीज नहीं है। चलिए डिटेल में बढ़ाते हैं इस टॉपिक को। व्यवसाय का अर्थ क्या है, मतलब बिजनेस एक्चुअल में है क्या, ये जान लेते हैं हम। क्योंकि हमने बिजनेस स्टडीज ही पढ़ना है आगे, तो ये समझ लीजिए हमारी बुक का पहला बेसिक कंसेप्ट जो है वो हमारे आगे आ गया, बिजनेस। मिस्टर स्प्रिंगल क्या कहते हैं, वे समस्त क्रियाएं, वो सभी क्रियाएं जो वस्तुओं या सेवाओं के उत्पादन एवं विक्रय के लिए की जाती हैं, व्यवसाय कहलाती हैं। यानी कि हर वो एक्टिविटी जो प्रोडक्शन से रिलेटेड है, या फिर चीजों को बेचने या खरीदने से रिलेटेड है, या सर्विसेज देने या लेने से रिलेटेड है, वो सभी की सभी जो है वो बिजनेस कहलाती हैं, व्यवसाय कहलाती हैं। हर वो क्रिया जो वस्तुओं को खरीदने बेचने से संबंधित है, सेवाओं का लेने और देने से संबंधित है, चीजों को उत्पादन करने से रिलेटेड है, वो सभी की सभी चीजें जो है वो व्यवसाय श्रेणी के अंदर आ जाती हैं। एक और डेफिनेशन देखते हैं, मिस्टर हैने क्या कह रहे हैं, वह मानवीय क्रिया व्यवसाय कहलाएगी जिसके अंतर्गत वस्तुओं के क्रय विक्रय द्वारा धन उत्पन्न या फिर प्राप्त किया जा रहा है। बिल्कुल आसान सी डेफिनेशन है, प्रश्न आ जाए तो दोनों डेफिनेशन उठा के लिख देना। वह मानवीय क्रियाएं, मिस्टर हैने क्या कह रहे हैं, वह मानवीय क्रियाएं, मानवीय क्रियाएं हमने जान लिया 2 प्रकार की थी, आर्थिक और अनार्थिक, व्यवसाय कहलाती हैं जिसके अंतर्गत वस्तुओं को क्रय विक्रय के द्वारा धन उत्पन्न करना या प्राप्त करना किया जाए। तो ये हमारी जो दो डेफिनेशन थी व्यवसाय से रिलेटेड। संकुचित अर्थ में अगर हम कहें तो व्यवसाय से आशय क्या निकलेगा, वस्तुओं के क्रय विक्रय से ही लगाया जा सकता है। लेकिन अगर हम इसके डिटेल मीनिंग में जाए, विस्तृत अर्थ में जाए, तो व्यवसाय उन सभी क्रियाओं का योग है जो वस्तुओं व सेवाओं के उत्पादन से लेकर उनको अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचाने के लिए की जाती है। अब ट्रांसपोर्ट भी आ गया बीच में, अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचा रहे हैं। यहाँ पर सेवाओं से अभिप्राय उन क्रियाओं से है जो वस्तुओं को उत्पादन स्थान से उपभोग स्थान तक पहुंचा रही है। सेब वाला हमने उदाहरण लिया था, उत्पादन स्थान हिमाचल प्रदेश हो गया वहां से, और उपभोग मान लो हरियाणा में हो रहा है, सेब हरियाणा के लोग खा रहे हैं, तो वहां से लेकर और यहाँ तक पहुंचाने के बीच की सारी क्रियाएं जो है वो व्यवसाय कहलाएंगी। जैसे कि परिवहन और संदेश वाहन अलग से हमारा चैप्टर है पूरा कम्युनिकेशन। बीमा वगैरह हो गया, भंडार गृह हो गया जो हमने पढ़ा था, संग्रहण जिसको वेयर हाउस हमने कहा था, बैंकिंग इत्यादि, ये सारी की सारी क्रियाएं हमारी व्यवसाय
कहलाएंगे। तो क्या हो गया इसका मतलब? उस आर्थिक क्रिया से है जो निरंतर आधार पर वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन एवं विक्रय द्वारा लाभ अर्जित करने के लिए की जाती है। निरंतरता पर जोर दिया गया है। आपने निरंतरता शब्द जरूर लिखना है। मैं वैसे उदाहरण दे देता हूं। मेरे पास पुराना स्कूटर था, मैंने उसको बेच दिया। क्या एक व्यवसायिक क्रिया है? नहीं है, क्योंकि मैं स्कूटर बेचने का कार्य नहीं करता। हाँ, अगर मेरा बिजनेस होता पुराने स्कूटर का लेन देन करने का, क्रय विक्रय करने का, तो फिर वो व्यवसाय की श्रेणी में आ जाता। तो मेरी वो पर्सनल चीज थी, मेरा पुराना स्कूटर था, मेरा पुराना मोबाइल मैंने बेच दिया, तो वो व्यवसायिक क्रिया में नहीं आता। हाँ, अगर मैं पुराने मोबाइल खरीदने बेचने का कार्य करता हूं तो फिर वो व्यवसाय की श्रेणी में आ जाएगा। तो ये है हमारा व्यवसाय का अर्थ। बिल्कुल आसान है। विशेषताएं पढ़ते हैं इसकी। व्यवसाय की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। सबसे पहले आती है आर्थिक क्रिया, इकोनॉमिक एक्टिविटी। व्यवसाय के अंतर्गत केवल आर्थिक क्रियाओं को ही सम्मिलित किया जाता है। आर्थिक क्रियाओं का तात्पर्य माल व सेवाओं के आदान प्रदान द्वारा धन प्राप्ति से है। अतः किसी क्रिया को व्यवसाय मानने के लिए आवश्यक है कि वह किसी व्यक्ति के द्वारा की गई आर्थिक क्रिया हो, जैसे कि एक दुकानदार द्वारा वस्तुओं का क्रय विक्रय किया जाता है। ठीक है, तो कुछ ना कुछ वस्तुओं का आदान प्रदान हो रहा हो, वस्तु दे रहा है, पैसे ले रहा है, मतलब कुछ ना कुछ धन कमाने के उद्देश्य से किया जा रहा है। तो ये आर्थिक क्रियाएं होती हैं हमारी। फिर व्यवसाय की दूसरी विशेषता है वस्तुओं का हस्तांतरण, सेवाओं का हस्तांतरण होना चाहिए। व्यवसाय के लिए वस्तुओं का और सेवाओं का हस्तांतरण जो है वो परम आवश्यक है। इसका अभिप्राय क्या हुआ? यदि कोई व्यक्ति स्वयं के उपभोग के लिए किसी वस्तु या सेवा का क्रय करता है तो वह क्रिया व्यवसाय नहीं कहलाएगी। उदाहरण के लिए, यदि कोई दुकानदार अपने घर पर प्रयोग के लिए बाजार से कुछ सामान खरीदता है तो वह क्रियाएं जो है वो हम आर्थिक व्यवसाय के अंदर नहीं लेते। यदि वह वही सामान दुकान पर बेचने के उद्देश्य से खरीदता है तो फिर वो व्यवसायिक क्रियाएं कहलाएगी, क्योंकि घर पर सामान लिया तो उसका उद्देश्य जो है वो धन कमाना नहीं रहा, वो तो पर यूज के लिए है। वो वाली चीज हम उसको यूज करेंगे। लेकिन वही चीज अगर वो दुकानदार मार्केट से खरीद कर अपनी दुकान पर रखता और फिर उसके ऊपर मार्जिन लगाकर उसको बेचता, यानी कि प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से उसको बेचता, तो फिर वो व्यवसाय कहलाता। इसी प्रकार यदि कोई वाहन का स्वामी उसका उपयोग अपने घर का सामान इत्यादि या अपने पर्सनल यूज के लिए करता है तो वह क्रिया व्यवसाय नहीं कहलाएगी। लेकिन यदि उसी वाहन का प्रयोग वह दूसरे व्यक्तियों के माल ढोने के लिए या जो किराए पर टैक्सीज वगैरह चलती हैं तो उस उद्देश्य से करता है तो फिर वो व्यवसाय की श्रेणी में आ जाएगी। तो वस्तुओं और सेवाओं का हस्तांतरण होना व्यवसाय की विशेषता है। फिर व्यवहार में निरंतरता। मैंने आपको डेफिनेशन के टाइम भी कहा था, आपको निरंतरता शब्द जरूर याद रखना है। रेगुलरिटी होनी चाहिए डीलिंग में। वास्तव में व्यवसाय उस आर्थिक क्रिया को कहते हैं जो निरंतर होती है, अर्थात क्रय विक्रय बार बार होना चाहिए। यदि यह क्रिया लगातार न होकर कभी कभी होती है तो फिर वो व्यवसाय की श्रेणी में नहीं आता। उदाहरण के लिए, यदि जैसे मैंने उदाहरण दिया स्कूटर वाला, मोबाइल वाला मैंने उदाहरण दिया, तो मान लो मैंने अपना पुराना मोबाइल बेच दिया किसी को और मैं मोबाइल का बिजनेस नहीं करता हूं तो फिर वो व्यवसाय की श्रेणी में नहीं आएगा, क्योंकि व्यवसाय की विशेषता कहती है कि व्यवहार में निरंतरता होनी चाहिए, यानी कि खरीद फरोख्त में, बेचने और खरीदने में निरंतर लगातार वो चीज़ चलती चली जानी चाहिए, तो फिर वो व्यवसाय की श्रेणी में आएगा। फिर लाभ का उद्देश्य। तो व्यवसाय की एक विशेषता लाभ का उद्देश्य भी है। किसी क्रिया क्रय विक्रय के व्यवहार में व्यवसाय मानने के लिए यह आवश्यक है कि व्यवसाय का उद्देश्य वहां पर लाभ कमाना होना चाहिए। अभी हमने उदाहरण दिया था, कोई वस्तु बाजार से खरीदी व्यवसायी ने अपने घर के उद्देश्य के लिए, तो वहां पर घर का उद्देश्य था, लाभ का उद्देश्य नहीं था। वहीं अगर वही दुकानदार जो है वो किसी वस्तु को मार्केट से खरीदता है और अपनी दुकान पर उसको रख लेता है ताकि खरीदने बेचने के वो काम आए, तो फिर वहां पर लाभ का उद्देश्य जो है वो हमें दिखाई देता है। परंतु कभी कभी हम लाभ का प्रयास करते करते हानि भी हो जा सकती है, तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि हर किसी भी व्यवहार में हानि होने पर व्यवसायिक क्षेत्र से बाहर चला जाएगा। आवश्यकता इसी बात की होती है कि व्यवहार करने वाले का उद्देश्य लाभ अर्जित होना चाहिए, परिणाम चाहे कुछ भी हो, मतलब लाभ का उद्देश्य लेकर ही हम व्यवसाय करते हैं। उस श्रेणी में हानि भी अगर हो जाती है तो भी हम उसको व्यवसाय मान लेते हैं। फिर एलिमेंट ऑफ रिस्क, जोखिम का तत्व। व्यवसाय को मात्र फूलों का सेज नहीं समझ लेना चाहिए, मतलब इतना आसान भी ना समझ लें कि उसमें कम मेहनत करके हम बहुत बड़ा मार्जिन और प्रॉफिट जो है वो ले लें। इसमें स्टेप टू स्टेप जो है वो बहुत सारी डिफिकल्टीज आती हैं, बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, यही बाधाएं हानि का कारण बन जाती हैं।
एक छोटी सी भूल, एक छोटी सी गलती या कोई भी समस्या का समाधान समय पर ना कर पाने के कारण पूरा का पूरा व्यवसाय जो है वो हमारा चौपट हो सकता है। तो कभी हानि, कभी प्रॉफिट, कभी बहुत ज़्यादा हानि, कभी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट, ये व्यवसाय का एक हिस्सा है और ये साथ साथ चलेंगे। तो जोखिम का तत्व हमेशा व्यवसाय के अंदर रहेगा। ऐसा नहीं है कि हमेशा ही हम जो है वो प्रॉफिट कमाते रहें। फिर उपयोगिता का सर्जन, उपयोगिता का सर्जन है यूटिलिटी। वस्तुओं को समाज के लिए अधिक उपयोगी बनाने के लिए व्यवसाय द्वारा उनके विभिन्न प्रकार के उपयोगिताओं का सर्जन किया जाता है। आर्थिक दृष्टि से उपयोगिता का सर्जन अनेक प्रकार से किया जा सकता है, जैसे स्थान उपयोगिता, रूप उपयोगिता, समय उपयोगिता, स्वामित्व उपयोगिता। यानी कि कहीं ना कहीं जब तक हम कस्टमर को उस वस्तु की उपयोगिता नहीं बताएंगे या उस वस्तु को हम कस्टमर के उपयोगी नहीं बनाएंगे, तब तक वो व्यवसाय हमारा नहीं चल पाएगा। उसके आकार में परिवर्तन करके, उसके रूप में परिवर्तन करके, वॉशिंग मशीन का अगर हम उदाहरण लें तो कितने प्रकार की आती हैं, सेमी ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक, फिर ऑटोमेटिक में जाएं तो एक फ्रंट लोडेड, एक अप लोडेड। तो डिपेंड करता है कि किस प्रकार का कस्टमर आएगा। उसके लिए बहुत सारे ऑप्शन दे दिए हैं उपयोगिता के लिए। जो जिन्हें झुकने में प्रॉब्लम है वो अपलोडेड, मतलब ऊपर से जो ढक्कन खुलता है वो वॉशिंग मशीन ले लेंगे। जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है वो फ्रंट लोडेड, जो सामने से ढक्कन खुलता है वो वाले ले लेंगे। तो उपयोगिता का सर्जन करने से व्यवसाय की विशेषता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। फिर हमारी आखिरी विशेषता उपभोक्ता संतुष्टि। ये आखिरी नहीं है तो सबसे पहली हमारी विशेषता होनी चाहिए। जहां एक और व्यवसाय का उद्देश्य लाभ कमाना होना चाहिए, वहीं दूसरी ओर उपभोक्ता की संतुष्टि भी उतनी ही आवश्यक है। अगर उपभोक्ता को हमने संतुष्ट कर लिया, यानी कि उपभोक्ता की संतुष्टि के बिना लाभ की इच्छा हमारी व्यर्थ रहेगी। उसको संतुष्ट कर लिया तो हमारे लाभ बढ़ने शुरू हो जाएंगे। व्यवसाय का विस्तार भी उपभोक्ता की संतुष्टि पर ही निर्भर करता है। अतः व्यवसाय की सफलता ही उपभोक्ता की संतुष्टि पर निर्भर करती है। यदि उपभोक्ता संतुष्ट है तो फिर हमें जो है वो लाभ अर्जित करने के चांसेस जो है वो बढ़ जाएंगे। चलिए, हमारा दूसरा था पेशा, प्रोफेशन। डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। वेबस्टर शब्दकोश जो डिक्शनरी है उसमें क्या लिखा है। पेशा वह व्यवसाय है जिसके अंतर्गत एक व्यक्ति विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करके दूसरे व्यक्तियों को निर्देशन, मार्गदर्शन या परामर्श देता है। विशिष्ट ज्ञान की बात कर रहा है। हमने देखा था, एडवोकेट का उदाहरण लिया था, हमने डॉक्टर का उदाहरण लिया था। वो विशिष्टता प्राप्त कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, व्यक्तियों को निर्देशन देते हैं, मार्गदर्शन देते हैं, परामर्श जो है वो देते हैं। तो क्या हो गया इसके अंदर, पेशे के अंदर क्या क्या चीज़ें आ गई। मेन चीज़ जिससे मुझे पहचान हो जाएगी कि यह पेशे की श्रेणी में आता है, विशिष्ट ज्ञान और तकनीकी कौशल की आवश्यकता रहेगी एक तो इसके अंदर, याद रख लीजिएगा। फिर प्रशिक्षण एवं अनुभव प्राप्त करने की औपचारिक व्यवस्था रहेगी। जितना ज़्यादा डॉक्टर एक्सपीरियंस होता है, जितना ज़्यादा एडवोकेट एक्सपीरियंस होता है, जितना ज़्यादा टीचर एक्सपीरियंस होता है, उतने ही ज़्यादा वो प्रोफेशनली साउंड होता चला जाता है। फिर पेशे के विकास के लिए जो है वो एक प्रतिनिधि संस्था का भी होना जरूरी है। डॉक्टर के पास हॉस्पिटल है, एडवोकेट के पास में फर्म होती है, तो कोई ना कोई एक प्रतिष्ठित, जितनी बढ़िया संस्था होगी उतना ही बढ़िया वो कार्य कर पाएंगे। तो क्या मतलब हो गया पेशे का, क्या समझ में आ गया। एक आर्थिक क्रिया ऐसी है जो किसी विशेष ज्ञान एवं कुशलता प्राप्त व्यक्ति द्वारा समाज के विभिन्न वर्गों में निष्पक्ष रूप से सेवा करने के लिए की जाती है। चलिए इसकी विशेषताएं पढ़ लेते हैं हम पेशे की। अगर अर्थ समझ में अच्छे से आ जाए तो विशेषताएं हम बना सकते हैं, और अगर विशेषताएं अच्छे से समझ में आ जाए तो हम अर्थ अच्छे से बना सकते हैं। चलिए, सबसे पहला विशेष ज्ञान और कौशल की आवश्यकता है। इसके अंदर बार बार आ रहा है तो अब तक याद हो जाना चाहिए था। पेशे की पहली विशेषता ही यही है कि पेशेवर व्यक्ति में विशिष्ट ज्ञान या तकनीकी चातुर्य होना चाहिए, मतलब वो तकनीकी रूप से भी साउंड हो। एक साधारण व्यक्ति पेशे को नहीं चला सकता, अतः एक साधारण व्यक्ति के द्वारा किए जाने वाले ऑक्यूपेशन को हम पेशा नहीं कह सकते, उसके पास कोई ना कोई विशेष स्किल होना चाहिए। दूसरा, प्रशिक्षण व अनुभव प्राप्त करने की औपचारिक व्यवस्था। पेशे का प्रशिक्षण और अनुभव प्राप्त करने के लिए औपचारिक व्यवस्था होनी चाहिए, अर्थात उसी मानवीय क्रिया को पेशा कहा जाएगा जिसका ज्ञान प्राप्त करने के लिए संस्थाएं उपलब्ध हों। मतलब कोई ना कोई, जैसे कि डॉक्टर बनता है तो उसके पास में मेडिकल के अंदर उसका प्रशिक्षण जो है वो दिया जाता है उसको, जब वो उसका कोर्स पूरा हो जाता है उसके बाद में, या फिर वो जो वकालत करते हैं उनके मुख्य कोर्ट के अंदर जो है प्रैक्टिस करवाई जाती है, एक
आर्टिफिशियल कोर्ट बनाकर ड्यूरिंग कोर्स उनके जो वो LLB करते हैं 3 ईयर 5 ईयर जो भी करें, उसके बीच में उनको लगातार जो है वो प्रशिक्षण दिया जाता है कि किस प्रकार से जो है वो केसेस को कोर्ट के अंदर फाइट किया जाता है। तो एक मुक कोर्ट बोलते हैं हम उसको, आर्टिफिशियल कोर्ट बनाकर, तो वहाँ पर उनकी प्रैक्टिस करवाई जाती है। फिर तीसरा विशेषता, प्रतिनिधि पेशेवर संघ का होना चाहिए। तो पेशे की तीसरी विशेषता क्या हो गई, एक प्रतिनिधि संघ का आवश्यक होना जरूरी है। क्या हो गए, अपने सदस्यों के व्यवहार को नियंत्रण रखता है। जैसे कि हम एडवोकेट की बात करें तो उनके ऊपर जो है वो बार काउंसिल होती है, स्टेट वाइज, नेशन वाइज और डिस्ट्रिक्ट वाइज होती है। वो क्या करती है, उनके ऊपर नियंत्रण रखती है, उनके ऊपर, उनके बिहेवियर के ऊपर। पेशे की विभिन्न क्रियाओं के मार्गदर्शन करने के लिए आचार संहिता बनाती है कि नियम, कायदे, कानून, जो गाइडेंस वगैरह वो तैयार करती है। अपने सदस्यों की छवि को लेकर पेशेवर रूप बनाने में और उनका विकास करने में उनकी सहायता करती है। मैंने उदाहरण दे दिया आपको, एडवोकेट्स का उदाहरण दे दिया, उनकी पेशेवर संघ क्या है, बार काउंसिल उसको हम बोलते हैं। अपने सदस्यों की न्यूनतम योग्यता भी निर्धारित करते हैं वो, कि कम से कम ये योग्यता होनी चाहिए, तब वो जो है वो एडवोकेट बन सकते हैं। पेशे में प्रवेश नियमित रूप से चलते रहना चाहिए, ये नहीं है कि वो रुक जाए और पेशेवर की कमी हो जाए। फिर आचार संहिता एक विशेषता है इसकी। या फिर पेशेवर संघ का एक और नाम मुझे याद आ गया, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, जो डॉक्टर्स के ऊपर होती है। या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के ऊपर जो है वो होती है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट। और एडवोकेट्स का तो मैंने बता ही दिया, बार काउंसिल होती है। चलिए, आचार संहिता, कोड ऑफ कंडक्ट। एक पेशे के सदस्य निर्धारित आचार संहिता का पालन करने के लिए बाध्य होते हैं। नियम, कायदे, कानून को हम साधारण भाषा में आचार संहिता कह सकते हैं। आचार संहिता के अंतर्गत पेशे से संबंधित नियम, ईमानदारी, सत्यनिष्ठता, मोरालिटी, नैतिकता और नॉर्म्स इत्यादि शामिल होते हैं। स्वीकृत जो पेशे जो हमने मान लिए हैं, जैसे कि वकालत हो गया, चिकित्सा कार्य हो गया, या लेखा शास्त्र जिसको चार्टर्ड अकाउंटेंट इत्यादि कहते हैं, इन सभी के नियम, कायदे, कानून जो है वो फिक्स हैं पहले से ही। चलिए अगला, पेशे की विशेषता। आर्थिक स्वार्थ के स्थान पर सेवा भावना को प्राथमिकता देनी चाहिए। अन्य धंधों एवं व्यापार की भांति ही पेशा करना भी जीवित रहने के लिए धनोपार्जन का एक साधन है, जिसमें विशेष ज्ञान के आधार पर उचित पारिश्रमिक लेकर समाज की सेवा की जाती है। तो ये पेशे का एक अर्थ भी हो गया। यही कारण है कि पेशेवर लोगों को समाज में सम्मान प्राप्त होता है। उदाहरण के लिए एक डॉक्टर चिकित्सा के पेशे में अपनी आजीविका चलाता है, और लेकिन उसका मुख्य उद्देश्य जो है वो क्या होता है, समाज की सेवा करना होता है। तो ये हमारी पेशे की विशेषता रही। कुछ ना कुछ विशेष ज्ञान जो है वो होना जरूरी है, तो हम उसको पेशे की श्रेणी में डाल देते हैं। रोजगार हमारा तीसरा जो मेन पॉइंट था, एम्प्लॉयमेंट। ऐसी आर्थिक क्रियाएं जिसके अंतर्गत दूसरे लोगों के लिए काम किया जाता है और फलस्वरूप हम पारिश्रमिक प्राप्त करते हैं। ठीक है, रोजगार वह आर्थिक क्रिया हो गई जिसके अंतर्गत लोग दूसरों के लिए काम करते हैं और प्रतिफल के रूप में पारिश्रमिक प्राप्त करते हैं। पारिश्रमिक वेतन के रूप में हो सकता है, मजदूरी के रूप में भी हो सकता है, दोनों प्रकार से हो सकता है। नियोक्ता जो काम देने वाला है, सरकारी उपकरण भी हो सकता है और निजी संस्था भी हो सकती है। रोजगार स्थायी भी हो सकता है, अस्थायी भी हो सकता है, या फिर कैजुअल यानी कि आकस्मिक, जब जरूरत पड़ी जब बुला लिया, हो सकता है। रोजगार के कुछ उदाहरण अगर हम लेना चाहें तो प्रबंधक, सुपरवाइजर, पर्यवेक्षक, श्रमिक हो गया, क्लर्क हो गया, टीचर्स हो गए। पेशेवर व्यक्ति जैसे कि डॉक्टर भी कर्मचारी के रूप में नियुक्त हो सकते हैं, जैसे कि सरकारी जो है वो डॉक्टर्स होते हैं। अर्थात एक डॉक्टर किसी सरकारी अस्पताल में जो है वो नौकरी कर सकता है, तो वह क्रिया उसके रोजगार कहलाएगी। इसके विपरीत यदि वह अपना स्वयं का अस्पताल चलाता है तो वह क्रिया पेशा कहलाएगी। ऐसे ही वकालत में हम ले सकते हैं, अगर कोई वकील सरकार की तरफ से सरकारी वकील के रूप में कार्य करता है तो वो रोजगार कहलाएगी। अगर वो अपना खुद का कार्य करता है तो फिर वो प्रोफेशन के अंदर आ जाएगा। बिल्कुल आसान है। चलिए, रोजगार की विशेषताएं। सबसे पहली, दूसरों के लिए सेवा। रोजगार की पहली विशेषता ही दूसरों के लिए सेवा करना होता है, क्योंकि हमने डेफिनेशन में पढ़ लिया, हम दूसरों की सेवा करते हैं, दूसरों के लिए कार्य करते हैं और बदले में पारिश्रमिक लेते हैं। दूसरा, समझौता, एग्रीमेंट।
रोजगार एक विशेष समझौते के अधीन होता है। समझौते में नियुक्ति का आधार जैसे कि स्थायी, अस्थायी, आकस्मिक इत्यादि लिखा जाता है। टर्म एंड कंडीशन लिखी जाती हैं। इसी प्रकार पारिश्रमिक भी फिक्स होता है। वेतन, कमीशन या फीस जिस भी प्रकार की चीज़ होगी, कितना मिलेगा, किस टाइम मिलेगा, इस प्रकार की सारी चीज़ें जो है वो इसके अंदर आ जाती हैं। व्यक्तिगत सेवा, पर्सनल सेवा, कर्मचारी को स्वयं सेवा प्रदान करनी होती है जिसके लिए भी वो काम कर रहा होता है, अर्थात वह अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति की सेवा नहीं कर सकता, उसको व्यक्तिगत रूप से सेवा देनी होगी। समझौता मैंने आपको बता दिया, सब कुछ लिखित में रहेगा। फिर सर्वेंट, कर्मचारी अपने स्वामी का नौकर होता है और उसके कहे अनुसार ही वो कार्य करता है। बिल्कुल आसान सा है। पूंजी की आवश्यकता नहीं होती है इसके अंदर। रोजगार में पूंजी की आवश्यकता नहीं होती है। तर्क पूंजी कर्मचारी की नहीं, स्वामी की होती है जो काम दे रहा होता है। फिर कोई किसी प्रकार का कोई रिस्क नहीं है, कोई जोखिम नहीं है। काम में निहित जोखिम स्वामी का होता है, कर्मचारी का नहीं होता है। और आखिरी विशेषता है रोजगार की नियोक्ता की प्रकृति, नेचर ऑफ एम्प्लॉय। नियोक्ता किसी भी प्रकार का हो सकता है, गवर्नमेंट हो सकता है, सेमी गवर्नमेंट हो सकता है, प्राइवेट इंस्टीट्यूट हो सकता है। तो इसमें जो है वो फर्क नहीं आएगा किसी भी प्रकार का रोजगार का। चलिए, अगर आप भूल गए हो तो रोजगार, व्यवसाय, पेशे और रोजगार में डिफरेंस पढ़ लेते हैं। तो हम हमेशा अपने वीडियो में अंतर के आधार को ही आपको डिस्प्ले करते हैं और फिर उसके बाद में जिस भी में डिफरेंस करना होता है उसमें उस आधार को लेके चलते हैं। तो सबसे पहले अंतर का आधार प्रारंभ। तो व्यवसाय यदि आवश्यक हो तो कुछ वैधानिक कार्यवाहियों को पूरी करके शुरू किया जा सकता है। वैसे भी हम शुरू कर सकते हैं, लेकिन काफ़ी सारे व्यवसाय में परमिशन की आवश्यकता होती है गवर्नमेंट की, तो उनको वैधानिक कार्यवाहियों को पूरा करके हम व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। पेशा, संबंधित अधिकारी से प्रमाण पत्र लेकर प्रारंभ किया जा सकता है। हमने पढ़ लिया था पेशे के अंदर कि वैधानिक संस्थाएं जो है वो उनको कंट्रोल करती हैं जो पेशा करते हैं, तो वहाँ से हम परमिशन ले लेंगे। रोजगार नियुक्ति पत्र से प्रारंभ होता है। फिर दूसरा अंतर का आधार है कार्य की प्रकृति। व्यवसाय वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन और कार्य क्रय विक्रय से होता है। हमने इसका अर्थ पढ़ा था, और भी क्लियर हो जाएगा आपको अर्थ। पेशा एक विशेषज्ञ के रूप में व्यक्तिगत सेवाएं होती हैं। रोजगार समझौते के अनुसार नियोक्ता द्वारा सौंपे गए काम को करना होता है। तीसरा विनियोग यानी कि इन्वेस्टमेंट। व्यवसाय आकार और प्रकृति के अनुसार पूंजी की आवश्यकता होती है। पेशे में कम पूंजी की आवश्यकता होती है और रोजगार में हमने जस्ट अभी पढ़ा था किसी भी प्रकार की पूंजी की आवश्यकता नहीं होती है। फिर जोखिम, रिस्क। व्यवसाय में जोखिम बहुत अधिक होता है, प्रोफेशन में अपेक्षाकृत कम होता है और रोजगार में जोखिम बिल्कुल भी नहीं होता। फिर योग्यता, क्वालिफिकेशन। व्यवसाय में किसी औपचारिक योग्यता का होना आवश्यक नहीं है। पेशे में औपचारिक योग्यता का होना बहुत आवश्यक है, मतलब फिक्स है। डॉक्टर के लिए MBBS, MD और वकीलों के लिए जो है वो लॉ की डिग्री होगी, अकाउंटेंट के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट की डिग्री होगी, तो फिक्स है इसके अंदर। और रोजगार के लिए सभी प्रकार के रोजगारों के लिए अलग अलग जो है वो क्वालिफिकेशन की आवश्यकता होती है। फिर उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स। व्यवसाय का उद्देश्य लाभ प्राप्त करना होता है, पेशे का उद्देश्य सेवा देने के बाद में आय अर्जित करना होता है और रोजगार का उद्देश्य वेतन या मजदूरी के रूप में आय अर्जित करना होता है। फिर हित का हस्तांतरण, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। व्यवसायी अपने हित का हस्तांतरण कर सकता है। एक पेशेवर व्यक्ति अपने हित का हस्तांतरण नहीं कर सकता और एक कर्मचारी अपने हित का हस्तांतरण नहीं कर सकता। हमने पढ़ा था व्यक्तिगत रूप से जो है वो एम्प्लॉय या पेशेवर को सेवाएं देनी पड़ेंगी। व्यवसायी अपना जो है वो पूरा का पूरा व्यवसाय दूसरे को सौंप सकता है। फिर कुशलता की परख, टेस्ट ऑफ एफिशिएंसी। कैसे करते हैं हम इसके अंदर? व्यवसाय में अर्जित किया गया लाभ जो है वो उसकी कुशलता की परख दे सकता है। पेशे के अंदर जो है वो प्रदान की गई सेवाओं की क्वालिटी से हम उसको परख सकते हैं। और रोजगार के अंदर जो भी हम रोजगार करते हैं उसके प्रति हमारी समर्पण भावना जो है वो हमारी कुशलता को बता सकती है। और आखिरी हमारा आचार संहिता, कोड ऑफ कंडक्ट। व्यवसाय में कोई आचार संहिता नहीं होती, पेशे में आचार संहिता होती है और रोजगार में आचार संहिता के स्थान पर हमारा एग्रीमेंट होता है, अनुबंध होता है। तो ये हमारे जो है वो 8-9 जो है 9 व्यवसाय, पेशे और रोजगार के अंतर हैं। आप इनको अच्छे से पढ़ें जरूर। चलिए आगे बढ़ाते हैं टॉपिक का। व्यवसाय के उद्देश्य।
सबसे पहला आर्थिक उद्देश्य, जिसमें आ जाता है हमारा लाभ अर्जित करना। तो यह आपका एक तरह से रिवाइज होता चला जाएगा जो अब तक हमने पढ़ा है। एक व्यवसाय का उद्देश्य होता है जिसके अभाव में व्यवसाय की कल्पना नहीं की जा सकती। आर्थिक उद्देश्य किसी न किसी रूप से धन उपार्जन की बात कहते हैं। ठीक है, तो ये आर्थिक उद्देश्य हो गया। उसमें सबसे पहले आ गया हमारा प्रॉफिट मेकिंग। प्रत्येक व्यवसायिक उपक्रम की स्थापना का उद्देश्य लाभ अर्जित करना ही होता है। जिस प्रकार ऋणदाता को ऋण देने के फलस्वरूप ब्याज तथा भूस्वामी को भवन देने के फलस्वरूप किराया प्राप्त होता है, ठीक इसी प्रकार एक व्यवसायी को व्यवसायिक क्रिया करने के फलस्वरूप लाभ प्राप्त होना चाहिए। प्राय हम ऐसा देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति ऐसा व्यवसाय करने के लिए तैयार नहीं होता जिससे लाभ प्राप्त ना हो। व्यवसाय के लाभ के उद्देश्य के संबंध में दो धारणाएं हैं। पहली अधिकतम लाभ और दूसरी पर्याप्त लाभ, मैक्सिमम प्रॉफिट और सफिशिएंट प्रॉफिट। लाभ उद्देश्य की अधिकतम लाभ धारणा वस्तुओं का कृत्रिम अभाव, मुनाफाखोरी, मिलावट इत्यादि की बुराई पैदा करती है, मैक्सिमम प्रॉफिट वाली। इसीलिए अधिकतम लाभ का उद्देश्य निसंदेह अनुपयुक्त रहता है। इसके विपरीत पर्याप्त लाभ की धारणा एकदम बढ़िया उचित है, क्योंकि इसका उद्देश्य व्यवसाय को इतना लाभ अर्जित करना चाहिए जिससे व्यवसाय लंबे समय तक जीवित रह सके, व्यवसाय का विकास हो सके और व्यवसाय की प्रतिष्ठा, मान सम्मान इत्यादि जो है वो बना रहे। तो यह हमारा लाभ अर्जित करने का उद्देश्य रहता है। फिर दूसरा हमारा आर्थिक उद्देश्य ग्राहक सृजन, क्रिएशन ऑफ कस्टमर्स। व्यवसाय का दूसरा आर्थिक उद्देश्य ग्राहकों का सृजन करना है। ग्राहकों के सृजन से हमारा क्या अभिप्राय है? अधिक से अधिक संभावित उपभोक्ताओं को अपने प्रोडक्ट की ओर आकर्षित करना है। अगर ग्राहक ही नहीं आएगा तो फिर हमारा प्रोडक्ट नहीं बिकेगा, प्रोडक्ट नहीं बिकेगा तो फिर लाभ कहाँ से होगा, लाभ नहीं होगा तो हमारा व्यवसाय जो है वो बंद हो जाएगा। ग्राहक सृजन का उद्देश्य लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से जुड़ा होता है, क्योंकि लाभ तभी प्राप्त होंगे जब व्यवसाय की वस्तुएं कोई खरीदेगा। जैसे भी हो, व्यवसाय को ग्राहक को अपनी ओर आकर्षित करना ही होता है। इसका सबसे बढ़िया साधन होता है हमारा विज्ञापन। हमने शुरू में ही पढ़ा था ये विज्ञापन, जिसको हमने आर्थिक क्रियाओं में डाला था। इसके साथ साथ यदि बढ़िया किस्म का माल उचित भाव में बेचा जाए तो ग्राहकों की संख्या जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जाती है। अतः ग्राहकों का सृजन करना और उन्हें संतुष्ट करना जो है वो व्यवसाय का महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। फिर नवपरिवर्तन, इनोवेशन। आज व्यवसाय का सामना एक प्रगतिशील युग में चल रहा है। प्रतिदिन जो है वो उपभोक्ता भी जागरूक हो रहा है। तरह तरह की एडवर्टीजमेंट्स आ गई, यूट्यूब चल रही हैं जिसपे प्रोडक्ट की जो है वो तुरंत जो है वो जैसे ही कोई प्रोडक्ट लॉन्च होता है तुरंत उसकी पूरी की पूरी जानकारी जो है यूट्यूबर्स द्वारा दे दी जाती है। तो उपभोक्ता काफ़ी जो है वो जागरूक हो गया। रीति रिवाज भी लगातार हमारे चेंज हो रहे हैं टाइम टू टाइम। ऐसी परिस्थिति में नव परिवर्तन की आवश्यकता होती है, यानी कि कुछ ना कुछ नया लाने की आवश्यकता होती है ताकि व्यवसाय का अस्तित्व बना रहे। नव परिवर्तन का अभिप्राय कुछ नया करने से होता है, जैसे कि नया उत्पाद तैयार करना, पुराने उत्पादों के उपयोग के नए तरीके बताना, या फिर उत्पादन प्रक्रिया में सुधार कर लेना, यानी कि नई नई मशीनें लगा लेना, वितरण की विधियां जो परिवर्तन कर देना, प्रबंध की नई नई पद्धतियों को लागू कर देना, विपणन अनुसंधान करना यानी कि खोज करना, और उपभोक्ता की अधिक सुविधाएं उपलब्ध करवाना। आजकल कंपनियां देखा है आपने लगातार जो है वो होम साइट वारंटियां जो है वो देनी शुरू कर दी है। आपको कहीं ले जाने की जरूरत नहीं, अपने प्रोडक्ट को और इंजीनियर आएगा और आपके घर पर ही उस प्रोडक्ट को चेक करके ठीक करके जाएगा। तो ये सारी की सारी किस लिए हो रही है? नव परिवर्तन। समय समय पर जिस प्रकार से ग्राहकों की चॉइसेस चेंज हो रही है, जिससे वो जागरूक हो रहा है, तो उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए हमें नव परिवर्तन लगातार करते रहना पड़ता है। फिर हमारे जो है वो व्यवसाय का दूसरा उद्देश्य जो हमने लिया है वो है सामाजिक उद्देश्य। व्यवसाय की स्थापना समाज में ही होती है और समाज एक महत्वपूर्ण अंग होता है। समाज ही नहीं होगा तो फिर वस्तुओं की खरीद फरोख्त ही नहीं हो पाएगी। इस प्रकार जब व्यवसाय समाज में रहकर अपनी क्रियाएं संपन्न करता है तो उसे व्यवसाय के प्रति अपने दायित्व को भी नहीं भूलना चाहिए। सिर्फ लाभ उपार्जन ही उसका उद्देश्य नहीं होना चाहिए, समाज सेवा भी होना चाहिए। तो क्या क्या हो गया? सबसे पहले तो उच्च किस्म की वस्तुओं को उचित मूल्य पर देना। व्यवसाय का प्रथम सामाजिक उद्देश्य उपभोक्ताओं की संतुष्टि होता है। तो संतुष्टि के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? लगातार बढ़िया क्वालिटी की वस्तुएं और उचित कीमत पर। ये नहीं क्वालिटी बहुत बढ़िया तो रेट भी बहुत ज़्यादा हाई हो गए और उनकी पहुंच से बाहर हो गए। व्यवसाय को चाहिए कि वे वस्तुओं में मिलावट ना करे, जमाखोरी ना करे,
उससे क्या होगा, मिलावट करने से तो धोखेबाजी हो गई, जमाखोरी करने से क्या होगा कि वस्तु की जो है वो शॉर्टेज हो जाएगी, मार्केट में रेट हाई हो जाएंगे, कस्टमर की पहुंच से बाहर हो जाएगा या मजबूरी में उसको महंगी चीज़ें खरीदनी पड़ेंगी। तो आवश्यकता अनुसार पर्याप्त मात्रा में जो है वो वस्तुएं मार्केट में उपलब्ध हो, मुनाफाखोरी की प्रवृत्ति से बचते हुए उचित दाम जो है वो कस्टमर से उसको लेने चाहिए। तो ये हमारा हो गया उचित। फिर समाज के विकास में योगदान, कंट्रीब्यूशन इन कम्युनिटी डेवलपमेंट। व्यवसाय जिस समाज में जन्म लेता है उसी में फलता फूलता है, उसके विकास में उसे निश्चित रूप से योगदान देते रहना चाहिए। जैसे पुस्तकालय वगैरह खुलवा दी, चिकित्सालय या शिक्षण स्थान आदि की स्थापित करके व्यवसाय अपने इन उद्देश्यों को पूरा कर सकता है। या समय समय पर ब्लड डोनेशन कैंप लगा लिया या किसी भी प्रकार की सामाजिक क्रिया जो है वो लगातार करके समाज के विकास में वो योगदान दे सकता है। उसका फ़ायदा भी है, उसकी एडवर्टीजमेंट होगी, कस्टमर आएंगे, जानेंगे, उसकी ख्याति में वृद्धि होगी। व्यवसाय की ख्याति में जितनी वृद्धि होती है उतना ही लाभ उपार्जन बढ़ता है हमारा। फिर विनियोजकों को पर्याप्त लाभ। आज व्यवसाय का स्तर इतना बड़ा हो गया है कि उस पर एक या कुछ व्यक्तियों का स्वामित्व न कर हजारों लोगों का स्वामित्व हो गया है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। शेयर मार्केट इसी से जुड़ी हुई है हमारी, तो शेयर से रिलेटेड हम पढ़ेंगे। पार्टनरशिप हम पढ़ेंगे अकाउंटेंसी के अंदर। समाज में अनेक व्यक्तियों का व्यावसायिक उपक्रम कंपनियों में अंश खरीदते हैं, जिसको मैंने शेयर कहा उसको अंश कहा जाता है हिंदी में। अंशधारियों द्वारा, यानी कि जिन्होंने शेयर खरीद रखे हैं, पूंजी के बल पर ही व्यवसाय चलता है। मान लो मुझे 10 लाख के अंदर या 1 करोड़ के अंदर कोई व्यवसाय शुरू करना है, 1 करोड़ के अंदर ही मान लेते हैं, और मेरे पास सिर्फ 10 लाख हैं, तो क्या मैं वो व्यवसाय शुरू कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास तो 90 लाख नहीं है। मैं क्या करता हूँ, मैं अपनी स्कीम, अपने व्यवसाय के बारे में लोगों को अट्रैक्ट करता हूँ। लोग मेरे को व्यवसाय चलाने के लिए पैसा देते हैं, मैं बदले में उनको प्रॉमिस करता हूँ कि आपको लाभ में से मैं इतना हिस्सा दूंगा। तो वो जो लोगों ने मेरे को 90 लाख रुपए दिए हैं, हम उनको अंश मान लेते हैं। अंश का मतलब छोटे से छोटा हिस्सा। जरूरी नहीं है कि मैं सभी 90 के 90 लाख एक ही व्यक्ति से लूँ। वो 90 लाख व्यक्ति भी हो सकते हैं, 90,000 भी हो सकते हैं, 9,000 भी हो सकते हैं, जैसे सिचुएशनली हम करते हैं। तो उसके फलस्वरूप मैं उनको बदले में जो प्रॉफिट में से हिस्सा दूंगा, हम उसको लाभांश के रूप में जानते हैं। आगे डिटेल में आएगा, वहाँ पढ़ेंगे, यहाँ नहीं पढ़ते। फिर रोजगार उपलब्ध करवाना। आज बेरोजगारी समाज की सबसे बड़ी समस्या है, इसी से हम सबसे ज़्यादा फाइट करते हैं। तो व्यवसाय का उद्देश्य इस समस्या को दूर करना होना चाहिए। अपने देश में ही उपलब्ध लोगों को रोजगार के अवसर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा देने चाहिए। तो ये हमारे व्यवसाय के 2 उद्देश्यों में हमने बांटा है, आर्थिक उद्देश्य और सामाजिक उद्देश्य। दोनों को ही हमें मेंटेन करके चलना है, जिससे हमारा लाभ उपार्जन बढ़ सके। चलिए, व्यवसाय में लाभ की भूमिका, रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस, क्योंकि लाभ के ऊपर ही, लाभ और कस्टमर सेटिस्फेक्शन, इन दोनों के ऊपर ही हमारा व्यवसाय जो है वो बढ़िया तरीके से रन कर सकता है। ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक रहेगा। व्यवसाय की एक महत्वपूर्ण विशेषता लाभ अर्जन करना होता है, या फिर दूसरे शब्दों में मैं कहूं तो व्यवसाय की स्थापना ही लाभ अर्जन करने के लिए की जाती है। अब ये लाभदायक जो है वो व्यवसाय के लिए कैसा होगा, उसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले तो देखिए, लंबे समय तक जीवित रहने के लिए लाभ जो है वो काम आता है। अगर लाभ ही नहीं हो रहा होगा तो व्यवसाय भी हम लंबे समय तक नहीं चला पाएंगे। जिस प्रकार एक जीव को जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार व्यवसाय को जीवित रहने के लिए लाभ की आवश्यकता होती है। लाभ ही व्यवसाय को लंबे समय तक चलाने में, क्योंकि अगर लाभ नहीं होगा तो खर्चे कहाँ से निकलेंगे व्यवसाय के। लाभ के अभाव में व्यवसाय की स्थापना का औचित्य ही समाप्त हो जाता है। प्राय देखा जाता है कि जिन व्यवसायों में लाभ कम होता है या बिल्कुल नहीं होता, वो बहुत जल्दी बंद हो जाते हैं। यदि सामाजिक दृष्टिकोण से भी हम देखें तो व्यवसाय ही लोगों की आवश्यकताओं को पूरी करता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि व्यवसाय होने के लिए जरूरी है, उतना ही जरूरी इसके लाभ को बनाए रखना होता है। चलिए दूसरा, अतिशीघ्र व्यवसाय के लिए, फॉर रैपिड ग्रोथ। प्रत्येक व्यवसायी चाहता है कि उसके व्यवसाय का विकास हो। विकास का अभिप्राय व्यवसाय के जो पैमाने होते हैं उसमें निरंतर वृद्धि हो, जो हमने पढ़ ली है कैरेक्टरिस्टिक्स। यह तो ठीक है कि यदि व्यवसाय अपने व्यवसाय का विकास करना चाहता है, लेकिन यह भी महत्वपूर्ण बात यह है कि व्यवसाय कैसे संभव हो। इसका उत्तर हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि पर्याप्त धन से ऐसा संभव हो सकता है। पुनः फिर दिमाग में यह आएगा, भी धन आएगा कहाँ से? तो धन अनेक प्रकार के साधनों से आ सकता है, जैसे कि अंश जारी करके, हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। इश्यू ऑफ शेयर्स पूरा चैप्टर है हमारा अकाउंटेंसी के अंदर, बिजनेस स्टडी में भी आएगा। या फिर ऋण पत्र जारी करके, यानी कि लोन लेकर, या फिर बैंक से लोन लेकर इत्यादि। तो वहां से पैसा इकट्ठा करके जो है वो
हम व्यवसाय शुरू कर सकते हैं, फिर व्यवसाय में जितना लाभ होगा उतना ही जल्दी मैं उनको वापस कर पाऊंगा पैसा का पैसा। तो जल्दी से जल्दी विकास करने के लिए मुझे जो है वो लाभ की आवश्यकता होती है, क्योंकि लाभ होगा उतना ही जल्दी मैं पैसे लोगों के वापस कर पाऊंगा, और जितने जल्दी जल्दी पैसे वापस करूंगा उतना जल्दी जल्दी इन्वेस्टर्स का जो है वो व्यवसाय के अंदर फेथ बढ़ेगा, और फिर जब जरूरत पड़ेगी मुझे अगली बार तो फिर से वो इन्वेस्ट करने के लिए तैयार रहेंगे। फिर इनक्रीजिंग एफिशिएंसी, कुशलता वृद्धि होती है। स्वयं के हितों के अतिरिक्त कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो लोगों से काम करवा सके। यहां स्वयं के हित से अभिप्राय लाभ से, अर्थात लाभ ही वह शक्ति है जो लोगों को अधिक से अधिक और अच्छे से अच्छा काम करने के लिए प्रेरित करती है। किसी व्यवसाय को चलाने में दो वर्गों की भागीदारी होती है, एक स्वामी वर्ग और एक होती है कर्मचारी वर्ग, जो बिजनेस शुरू करता है और जो कर्मचारी उसके अंदर व्यवसाय के अंदर कार्य करते हैं। स्वामी चाहते हैं कि बोनस लगातार लाभ लगातार मिलता रहे, और कर्मचारी चाहते हैं कि बोनस लगातार मिलता रहे। इसी उम्मीद में वे अधिक से अधिक कार्य, अच्छे से अच्छा कार्य जो है वो लगातार करते रहते हैं। इससे क्या होता है कि अधिक से अधिक लाभ होने लग जाता है, और अच्छा बार बार कार्य करने से कुशलता में भी वृद्धि होती है। फिर प्रतिष्ठा व पहचान बनाने के लिए प्रत्येक व्यवसायी चाहता है कि समाज में उसकी प्रतिष्ठा बनी रहे, उसकी पहचान अलग हो, और इन दोनों की प्राप्ति के लिए उसको किन किन को संतुष्ट करना पड़ेगा। ग्राहकों को कम कीमत पर अच्छी क्वालिटी का माल देना पड़ेगा, कर्मचारियों को अच्छा पारिश्रमिक देना पड़ेगा, अंशधारी जिन्होंने हमारे व्यवसाय में पैसा लगाया, इन्वेस्टर्स को अच्छा प्रॉफिट हमें देना पड़ेगा। यदि व्यवसायी ऐसा करता चला जाता है तो फिर उसकी प्रतिष्ठा और पहचान लगातार बढ़ती चली जाएगी। फिर जब आवश्यकता होगी किसी भी प्रकार की तो इन्वेस्टर्स लगातार पैसा देना जो है वो जारी रख पाएंगे। फिर आखिरी पॉइंट हमारा आज का, अधिक लाभ अर्जित करने के लिए व्यवसाय में लाभ का होना और अधिक लाभ अर्जित करने में सहायता मिलती है उसको। लाभों में व्यवसाय में पर्याप्त धन उपलब्ध रहता है, इससे नकद माल क्रय करने में, नकद छूट प्राप्त करने में भी सहायता होती है। ग्राहकों को उधार देने की सुविधा भी बढ़ा सकते हैं हम, कच्चे माल का स्टॉक जो है वो ज़्यादा रख सकते हैं हम, और लाभ, धन और अधिक लाभ ऐसी प्रक्रिया शुरू हो जाती है जो लगातार जो है वो चलती चली जाती है हमारी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, व्यवसाय एक परिचय, जो हमारा 11th के अंदर जो है बिजनेस स्टडी के अंदर पहला चैप्टर है। हमने पूरा का पूरा पढ़ा, आप इसको रिपीट करके बार बार जो है वो देख सकते हैं। इसमें से जो है वो चैप्टर से प्रश्न जो है वो आ जाते हैं कि एक श्रमिक की क्रिया किस प्रकार की आर्थिक क्रिया में आती है, या फिर मानवीय क्रियाएं किसे कहते हैं। एक डॉक्टर जब स्वयं अस्पताल चलाता है तो उस क्रिया को हम व्यवसाय क्रिया कहते हैं या रोजगार कहते हैं। एक डॉक्टर जब गवर्नमेंट डॉक्टर के रूप में काम करता है तो हम उसको व्यवसाय कहते हैं या रोजगार कहते हैं। इस प्रकार के काफ़ी सारे प्रश्न जो है वो हमारे जो हैं वो फाइनल एग्ज़ाम में आते रहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज का चैप्टर जो है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप सभी का धन्यवाद करता हूँ मैं। अंत में बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर था ये। +1 में जब हम स्ट्रीम की शुरुआत करते हैं कॉमर्स स्ट्रीम की, तो वहाँ पर जो है हमारा बिजनेस से संबंधित ही बिल्कुल पहला चैप्टर डाला गया है। अच्छे से समझ पाए होंगे। अगर फिर भी मन में अगर कोई क्वेरी रह गई है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। आपको मेल आईडी जो है मेरी स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी, या फिर आप मुझे फेसबुक पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, शिक्षा समाचार एजुकेशनल न्यूज़ नामक पेज के ऊपर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो शेयर करें वीडियो को, ताकि हर बच्चा जो है वो इसका फ़ायदा उठा सके। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। हमारी आने वाली वीडियो जो है वो 11th की ही जो है वो 2nd चैप्टर पर रहेगी, जो आपको इसी हफ्ते में जो है वो आपको हमारे YouTube चैनल ईजी कंसेप्ट क्लासेस पे मिल जाएगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। आप सबका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।